Let's see the next part of participle. Write a note. नोट लिखिए. नोट नंबर 1. नोट नंबर 1. जैसा हमने आपको बताया था, हमने आपको कल क्या बताया था कि जब इज एम आर वॉज वर्ब, जो कि वर्ब बी होता है, यदि उसका प्रयोग हम सेंटेंस में, उसका उपयोग हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह करें, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म कुछ भी आए, तब वह हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है. लेकिन यदि हम उसको एक मेन वर्ब की तरह यूज करें तो उसके बाद हमेशा नाउन और एडजेक्टिव आता है. या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा. ये हमने कल आपको बता दिया था. लिखिए. नोट नंबर 1 लिखिए. वर्ब बी, वर्ब बी या वर्ब टू बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप. वर्ब बी लिखिए या वर्ब टू बी, एक ही चीज है. वर्ब बी ब्रैकेट में उसके आगे लिख लेंगे इज एम आर वॉज वर्ब. इज एम आर वॉज वर्ब. वर्ब बी इज एम आर वॉज वर्ब. वर्ब बी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है. नाउन या एडजेक्टिव आता है. इसको सिंथेसाइज करने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं. हम बीइंग का प्रयोग करते हैं. इसको सिंथेसाइज यानी जोड़ने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं. जैसे बीइंग का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल लिखिए. बीइंग का मतलब होता है होना या के कारण, होने के कारण. बीइंग का मतलब आप ये सोच लीजिए क्या होता है. बीइंग का अर्थ होता है होने के कारण. ठीक है. तो अब जैसे कि एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल क्या है. आई वॉज हंग्री. ठीक है. आई वॉज हंग्री. आई टुक माई फूड. आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड. तो अब ये जो वॉज है हमारा, वॉज के पीछे ये जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है ये? एडजेक्टिव. मैं कैसा था? भूखा था. मैं कैसा था? भूखा था. कैसे के आंसर में जब वो भी वर्ड आता है, हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, वो एडजेक्टिव होता है. तो यहाँ हंग्री क्या है? एडजेक्टिव है. मैं कैसा था? भूखा था. आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था. आई टुक माई फूड, मैंने खाना खाया या मैंने खाना लिया. ठीक है. तो मैंने अपना खाना खाया. तो इस वॉज को हम टाइम बदल देंगे बीइंग में. तो हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री. आई टुक माई फूड. बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड. भूखा होने के कारण. अब हिंदी क्या बन गई इसकी? बीइंग का मतलब हमने क्या बताया था? के कारण. बीइंग का मतलब क्या है हिंदी में? के कारण. भूखा होने के कारण मैंने खाना खाया या मैंने खाना लिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए. अगला एग्जाम्पल. सी वॉज टायर्ड. सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग. सी late
down to take rest, to take rest। तो यहां पर इसकी हिंदी क्या है? She was tired of walking। अब वॉकिंग का मतलब टहलना भी या घूमना, जो भी आप लगाएं। तो टहलने के कारण वह थक गई थी या थकी हुई थी। She lay down to take rest, इसलिए वह आराम के लिए लेट गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वॉज को क्या कर देंगे? बीइंग में बदल देंगे। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी लेट डाउन टू टेक रेस्ट। अंडरस्टूड? अब हिंदी क्या हो गई? टहलने के कारण, थके होने के कारण, यानी टहलने से थके होने के कारण वह लेट गई, आराम के लिए लेट गई। ठीक है, यानी आपको सी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर यह समझ में आया होगा कि जो आपकी वर्ब बी है, इस एम आर वॉज वर आए, तो आपको उसको किस में चेंज करना है? बीइंग में चेंज करना है। और आप ध्यान से देखें, यहाँ कोई भी चीज बदली नजर नहीं आई, ना कोई आगे पीछे हुई, ना कुछ हुआ। सिर्फ आपको वॉज को या इस एम आर वॉज पर जो भी आए उसको आपको बीइंग में बदलना है। ठीक है, और बीइंग का मतलब क्या होता है? होने के कारण। ठीक है, होने के कारण। नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 लिखिए जल्दी, समझ में तो आया ना सबके? हाँ, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखिए। यदि परफेक्ट पार्टिसिपल वाला वाक्य, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो यहां पर एग्जाम्पल लिखेंगे आप। यहां एग्जाम्पल लिखेंगे आप। ही वॉज पनिश्ड, he was punished by his teacher he felt sorry। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह क्या है? he felt sorry। हो गया। अब देखिए हमारा ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर वाई लगा है तो पैसिव वॉइस तो है। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो हम क्या, अभी आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या बता रहे हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जो कि आपका पैसिव वॉइस हो, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? तो आप ये ध्यान दीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल की भी पैसिव वॉइस बनती है। परफेक्ट पार्टिसिपल का हमने पहचान क्या बताई है आपको? हमने पहचान बताई हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारी पहचान क्या हो जाएगी? हैविंग प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैविंग को किसमें चेंज कर देंगे? हैविंग बीइंग में, और कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका हम जब जो पैसिव बनाएंगे
punished by his teacher, he felt sorry. कुछ चेंज हुआ? जो हमने आपको पहले सबसे पहले एग्जाम्पल लिखाए थे कि सी कंप्लीटेड हार्ड वर्क, तो हमने कंप्लीटेड के पहले क्या लिख दिया था? हैविंग कंप्लीटेड हार्ड वर्क सी वेंट टू होम। ये छोटे छोटे हमने आपको एग्जाम्पल लिखाए थे, यानी जो सेकंड फॉर्म थी या थर्ड फॉर्म थी उसको पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमने क्या किया था? हैविंग प्लस वन की थर्ड फॉर्म किया था। लेकिन यदि हमारा पैसिव में ही सेंटेंस बना है तो उसकी परफेक्ट पार्टिसिपल भी पैसिव वॉइस में ही बनेगी। तो हम हैविंग को ही जगह क्या कर देंगे? हैविंग बीन कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या है, ये पैसिव है। ध्यान से सुनिए आप। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर कोई सेंटेंस आपको ऑलरेडी परफेक्ट पार्टिसिपल है, अभी तो क्या है आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल था, यानी ये पैसिव बना हुआ सेंटेंस था। ये एक्टिव में जो होता है, मतलब जो आप ट्रांसलेट करना सीखते हैं, ये पैसिव सेंटेंस था, उसको पार्टिसिपल में बदला तो पार्टिसिपल की भी क्या है? पैसिव वॉइस ही आई। लेकिन यदि परफेक्ट पार्टिसिपल है कोई सेंटेंस तो और उसके आगे लिखा आ गया, मान लो आपके एग्जाम में कोई उन्होंने सेंटेंस दिया, वो परफेक्ट पार्टिसिपल पहले से बना हुआ है, सेंटेंस आपका परफेक्ट पार्टिसिपल पहले से है, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा आ गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस को ब्रैकेट में लिखा आ गया कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव वॉइस बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल हैविंग को किस में बदलना है? हैविंग बीन में बदलना है। जैसे अगला आप एग्जाम्पल लिखें, हैविंग बिटन, हैविंग बिटन, बिटन द स्टूडेंट having bitten the student, the teacher turned out turned him out of the gate. Having bitten the student, यानी स्टूडेंट, यहां से इसकी हिंदी लगती है। हमेशा पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं जिस सेंटेंस को, उसकी हिंदी पीछे से लगाते हैं। तो छात्र को मारकर या छात्र को मारते हुए, हैविंग बिटन द स्टूडेंट, छात्र को पीटते हुए या छात्र को मारते हुए, द टीचर टर्न्ड हिम आउट ऑफ द गेट, अध्यापक ने उसे गेट से बाहर निकाल दिया। टीचर बच्चे को मारते हुए या पीटते हुए टीचर ने उसे क्लास से बाहर या गेट से बाहर निकाल दिया। अब हमको चेंज कहीं नहीं करना है, केवल यहाँ करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ भी नहीं करेंगे, केवल हम क्या लगा देंगे? इसमें बीन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? हैविंग बीन द स्टूडेंट, having been the student, what is the having bitten by the teacher, the student, अब क्या पोर्शन बचा है? टर्न आउट द,
चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हैविंग बीन रिटन बाय द टीचर। अब यहाँ पर बाय लगाने से पता चल गया पैसिव बढ़ गया। तो टीचर के द्वारा पिटते हुए, टीचर के द्वारा पिटते हुए द स्टूडेंट टर्न आउट ऑफ द गेट, यानी छात्र को दरवाजे से या गेट से बाहर निकाला गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए हम बता दें, जब भी आप ट्रांसलेशन या कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे पहले हिंदी लगाना सीखें। आप एक बार हिंदी लगाना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर लेंगे। और साथ में नियम, जो ग्रामर के नियम होते हैं वो बहुत कंपलसरी होते हैं, उनको छोटी छोटी चीज को नोट करना है और याद करना है। आप नेक्स्ट लिखिए, पास्ट पार्टिसिपल समझा दिया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।